नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज अपने जो टॉपिक है मशीन में से जो ट्रांसफॉर्मर लेसन है उसके क्यूज लेके हैं। ट्रांसफॉर्मर लेसन में से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आज सॉल्व करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जो लेसन है बहुत ही शानदार लेसन है। थ्योरेटिकल रूप से भी हम क्लास लेंगे इसकी। तो ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं परिणामित्र। ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है परिणामित्र। हाँ जी, अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो अपन सोल्व करेंगे। पहली बात ये आती है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं। यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वह आपकी स्टैटिक युक्ति है। इसमें होता है क्या, देखो मेन बात ये है, इसमें ये कोर होती है, ये इसमें आपकी कोर होती है और मुख्य रूप से ये कोर है, ये इसमें कोर होती है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाई जाती है। और एक साइड में वाइंडिंग प्राइमरी होती है और दूसरी साइड में वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दूसरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग जो आपकी है वो प्राइमरी वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग जो है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो आपकी है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, इस वाइंडिंग को अपने सप्लाई से संयोजित करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में देखो ये काफी सारी आपकी पत्तियां काट के यहाँ पे क्या बना दिया, आपका कोर बना दी। कोर के ऊपर दो वाइंडिंग स्थापित कर दी। एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब प्राथमिक वाइंडिंग है, और दूसरी आपकी साइड में लपेट दिया है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राथमिक वाइंडिंग को हमें सप्लाई से संयोजित करते हैं और सप्लाई कौन सी होती है, हमेशा एसी सप्लाई से इसे संयोजित किया जाता है। डीसी सप्लाई से इसको संयोजित नहीं करते हैं, क्योंकि डीसी पे कार्य नहीं करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होने की वजह से, और लोड जो होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पे संयोजित किया जाता है। दोस्तों, कौन सी वाइंडिंग पे करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग पे संयोजित किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। जैसे वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर जो है वह वोल्टेज का स्टेप अप व स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। वोल्टेज के साथ साथ में करंट का मान भी परिवर्तित होता है। वोल्टेज का मान परिवर्तित होने के साथ साथ में करंट का मान भी परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना जा रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कहना जा रहा है, हाँ जी, देखिए, एक एक ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो ऑप्शन ए एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, ऑप्शन बी डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, ऑप्शन सी स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को, और ऑप्शन डी स्टेप अप और डाउन डीसी विभव धाराओं को। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। मतलब यह वोल्टेज या विभव, यह वोल्टेज और करंट को
वोल्टेज और करंट का मान परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो करंट वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन करने का कार्य करता है, जबकि पावर को ये अप डाउन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये पावर को भी अप व डाउन करता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन था सी, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सिर्फ कौन सी धाराओं को? एसी की, डीसी पे कार्य नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहे देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, ट्रांसफॉर्मर की लोहे रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित गठाना होता है। ऑप्शन ए कॉपर हानियां, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस हानियां, ऑप्शन सी भंवरधारा हानियां और ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस और भंवरधारा हानियां। क्वेश्चन कह रहा है लोहा क्रोड में पटलन, मतलब लोहा क्रोड को पटलित करने क्यों पटलित किया जाता है, मतलब उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है उनको पटलित, मतलब उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसका क्या कार्य है? इसका सिर्फ दोस्तों एक ही है, एडी करंट मतलब भंवरधारा हानि के लिए। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवरधारा हानि घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भंवरधारा हानियों का मान घटाने के लिए क्रोड की पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। इसको बोलते हैं एडी करंट, भंवरधारा को बोलते हैं एडी करंट लॉसेज। और एडी करंट लॉसेज का फॉर्मूला होता है बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी का मान परिवर्तित करके क्या आप एडी धारा हानि को कम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने को सिर्फ इसमें यही पूछ रहा है कि पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, पटलित क्यों करते हैं? भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे दोस्तों ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये कहना चाह रहा है ट्रांसफॉर्मर की कोर के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है? ऑप्शन ए हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील। ऑप्शन ए कौन सा आपका? हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील। ऑप्शन बी कास्ट स्टील। ऑप्शन सी कूल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील और ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो दोस्तों कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ट्रांसफॉर्मर की कोर किस धातु से बनाई जाती है, या ट्रांसफॉर्मर की कोर के निर्माण में प्रयुक्त जो उपयुक्त सामग्री है वो कौन सी काम में ली जाती है। तो ये होती है दोस्तों आपकी CRGOS कोल्ड CRGOS जो है वो अपन क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए इस धातु का मतलब इस धातु को उपयुक्त करते हैं। CRGOS कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। इस प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिएगा।
विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोड को, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर हानियां, ऑप्शन बी भंवरदारा हानियां, ऑप्शन सी सेतिल्य मतलब इसको बोलते हैं स्टेरिसिस हानियां, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको पता है मशीनों में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग भंवरदारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। भंवरदारा हानि को कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, भंवरधारा हानि का मान घटाने के लिए कोर को पटलित मतलब उसको लेमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहना चाह रहा है प्रतिशत वोल्टा नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टा नियमन, वोल्टा नियमन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड और फुल लोड का जो बीच का डिफरेंस होता है, देखो ट्रांसफार्मर जो होता है एक नो लोड अवस्था में होता है, एक फुल लोड अवस्था में होता है। तो नो लोड और फुल लोड में जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टा नियमन। वी आर, इसका फॉर्मूला वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू सो, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। मतलब जब वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में पूछे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका? वोल्टा नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल बट्टा वी एफ एल इंटू 100 जब आपको वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज पूछे तो। अगर ना पूछे तो यहाँ 100 नहीं आएगा। वी एन एल क्या आपका? नो लोड पर वोल्टेज, नो लोड पर वोल्टेज, और वी एफ एल क्या होता है आपका? फुल लोड पर वोल्टेज होता है। कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं और कई बार आपको यहाँ एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, तो डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं, आराम से आप फॉर्मूले के द्वारा आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो। और कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान दे देते हैं, और कई बार ये पूछ लेते हैं वी एन एल नो लोड पर वोल्टेज की गणना करो, तो ऐसे भी कई बार, या फिर फुल लोड वोल्टेज की गणना करो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहना चाह रहा है दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त, जब हमें अधिक लोड की आवश्यकता होती है, अधिक लोड कनेक्ट करना होता है ट्रांसफार्मर में, तो वहां पे आपको अगर कम क्षमता के आपके पास में 2 ट्रांसफार्मर हैं तो उनको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। पैरेलल में कनेक्ट करके आप वहां पे उन दोनों ट्रांसफार्मर, किसी एक ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कार्य भी अच्छा कर सकते हो। और दूसरी बात इसमें यह है कि आप अधिक लोड भी वहां पे संयोजित कर सकते हो जब आप 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। उसकी क्षमता होती है ट्रांसफार्मर की, वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 6 क्या कह रहा है? 2 ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए समान फेज क्रम अनुक्रम, ऑप्शन बी समान आवर्ती, ऑप्शन सी समान वोल्टेज अनुपात, और ऑप्शन डी समान केवीए रेटिंग। दोस्तों इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। समान फेज क्रम होता है, बिल्कुल सही है। समान वोल्टेज होते हैं, बिल्कुल सही है। और समान आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। और समान वोल्टेज अनुपात भी समान है, फ्रीक्वेंसी भी समान है, और फेज क्रम भी समान है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि समान केवीए, दोनों की ट्रांसफार्मर की समान केवीए को रेटिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो केवीए में ली जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए किलोवोल्ट एम्पीयर में ली जाती है। तो समान केवी का जरूरी नहीं है होना, जबकि फेज क्रम, फ्रीक्वेंसी
और वोल्टेज ये समान होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है दी गई आकृति को पहचानिए। देखिएगा कौन सा है। ऑप्शन ए स्वचालित परिणामीतर मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी कुंडली, ऑप्शन सी चौक और ऑप्शन डी धारा नियंत्रक। बेसिक सी बात है, चाहे तो आपको इस प्रकार से दी हुई हो, अगर बीच में से आपको टेपिंग्स निकालते हैं इसका मतलब सीधी सी बात ये है, यह आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है आपका? ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ही एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। मतलब जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, बस टेपिंग्स निकाल के आप इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग बना सकते हो। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत स्व प्रेरकत्व सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्वचालित परिणामीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कहना चाह रहा है वास्तविक परिणामीतर में घर्षण हानियां होती हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, सारे पार्ट्स स्थिर होते हैं। मान लो यह है आपकी स्टैटिक डिवाइस, स्थिर युक्ति है, इसलिए इसमें आपका घर्षण लॉसेस का मान क्या होता है? आपका 0% होता है। क्या होता है आपका? घर्षण लॉसेस का मान 0% होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कहना चाह रहा है, हाँ जी, अगर चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्रांसफॉर्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए पटलनों की मोटाई बढ़ाकर, ऑप्शन बी चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल बढ़ाकर, ऑप्शन सी पटलनों की मोटाई घटाकर और ऑप्शन डी चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल घटाकर। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है, भंवरधारा हानि हमेशा लेमिनेशन तो होता है लेकिन कोर की मोटाई पर भी निर्भर करती है। मतलब है कोर की मोटाई को कम करके आप भंवरधारा हानि का मान आप कम कर सकते हो। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी पटलनों की मोटाई घटाकर। मतलब पटलनों की मतलब हम कह सकते हैं लेमिनेशंस की मोटाई घटाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भंवरधारा हानि कम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। बुकलोज रिले ट्रांसफॉर्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। देखो, बुकलोज रिले जो होता है, यह क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा प्रदान करता है। जब ट्रांसफॉर्मर में ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट अवस्था में होता है तो ट्रांसफॉर्मर को ऑफ कर देता है। ये कार्य बुकलोज रिले करता है। भाई रिले जो होती है वो आपकी सुरक्षा युक्ति होती है हमेशा, ठीक है। तो बुकलोज रिले यह क्या करता है आपका, यह ट्रांसफॉर्मर में ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट अवस्था में उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। या आंतरिक दोष होने के कारण भी बुकलोज रिले अलार्म की तरह बजने लग जाता है, जिससे आपको सुरक्षा प्रदान वहां पे हो जाता है। कुछ समय बाद में वो ट्रिप भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बुकलोज रिले ट्रांसफॉर्मर निम्न के लिए सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए सभी किस्म के आंतरिक दोष, ऑप्शन बी टर्न से टर्न तक दोष, ऑप्शन सी वाइंडिंग से वाइंडिंग तक दोष और ऑप्शन डी क्रोड से वाइंडिंग तक दोष। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, सभी किस्म के जो आंतरिक दोष होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, सभी किस्म के आंतरिक दोष होते हैं, उन दोष की सुरक्षा के लिए आपका बुकलोज रिले काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कहना चाह रहा है
ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग निम्नलिखित, देखो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए या फिर एमवीए में ली जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर या मिली वोल्ट एम्पियर में, मेगा वोल्ट एम्पियर में ली जाती है। तो डायरेक्टली इसमें हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग निम्नलिखित में ली जाती है, ऑप्शन डी केवीए, केवीए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिएगा, करंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापन के साथ किया जाता है? करंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग हमेशा, करंट ट्रांसफॉर्मर प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, मतलब एमीटर वोल्टमीटर दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। तो करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के साथ में किया जा सकता है। सीटी, जो सीटी ट्रांसफॉर्मर होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से धारा का मापन करने के लिए किया जाता है, और उच्चतम धारा को भी ये माप सकता है, क्योंकि वोल्टेज का मान बढ़ा देता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। सीटी जो होता है उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज इससे बढ़ जाता है, धारा का मान घट जाता है, और एमीटर की जितनी रेंज होती है, रेटिंग होती है, वहां पे उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका सी। 12 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मतलब 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहे, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, ट्रांसफॉर्मर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, वो किस पे निर्भर करता है? वो हमेशा बी मैक्स एफ इंटू एन, ये बेसिक सा आपका फॉर्मूला है। देखो मेरे बात, ये चुंबकीय फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और टर्न्स, इन पे निर्भर करता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के यहाँ पे टर्न्स हो जाएंगे, और प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे टर्न्स ही हो जाएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या क्या निर्भर करता है आपका? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें ऑप्शन ए केवल सप्लाई की आवृत्ति पर, बी केवल सेकेंडरी में टर्नों की संख्या पर, सी केवल क्रोड में अधिकतम फ्लक्स पर है, और डी आवर्ती फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या पर। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। मतलब सीधी सी बात यह है, चुंबकीय फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और घूर्णन गति तीनों पे इनका मान परिवर्तन होने पे प्रेरित ईएमएफ का मान भी परिवर्तित होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वृद्धि किस में करता है? वोल्टेज में करेगा, सीधी सी बात ये। वोल्टेज, धारा, ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी पावर, और ऑप्शन डी वोल्टेज और धारा दोनों। तो दोस्तों वृद्धि स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का मान इसमें बढ़ता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता है, तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अब वोल्टेज का मान तो इसमें बढ़ रहा है, लेकिन धारा का मान जो होता है, करंट की वैल्यू जो होती है, इसमें करंट का मान जो होता है वह आपका डाउन हो जाता है। करंट का मान डाउन हो जाता है, मतलब जहां वोल्टेज बढ़ता है वहां धारा का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी पावर, और ऑप्शन डी आपका है वोल्टेज और धारा दोनों। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार हानि, एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार हानि 1000 वाट है। पूर्ण भार हानि 1000 वाट है, तो अर्ध भार पर हानि क्या होगी? अर्ध भार पर हानि कितनी होगी? अर्ध भार हानि, अर्ध भार हानि
बराबर पूर्ण भार हानि, पूर्ण भार हानि इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। मेन बात ये है, देखो मेन बात ये है, अर्ध भार हानि, अर्ध भार हानि बराबर है पूर्ण भार हानि इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो पूर्ण भार हानि 1000 वाट है, तो 1000 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 250, 250 बार जाएगा। तो इस प्रकार से 250 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 ही आ जाएंगे। तो अर्ध भार पे, पूर्ण भार पे हानि 1000 वाट है, तो अर्ध भार पे हानि 250 वाट होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके ए है, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, और ऑप्शन सी 500 वाट, और ऑप्शन डी है 250 वाट। देखो दोस्तों इसमें ये है, लॉसेस होते हैं, एक तो होता है आपका कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होता है उस पे तो लोड परिवर्तन से लॉसेस का मान भी परिवर्तित होता है। कॉपर लॉस का मान लोड परिवर्तन, लोड परिवर्तन से परिवर्तित होता है, लोड परिवर्तन से परिवर्तित होता है, जबकि आयरन लॉस का मान लोड परिवर्तन से, लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। कॉपर लॉस लोड परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली हानि है। लोड अगर बढ़ गया 2 गुना हो गया तो कॉपर लॉस 2 गुना हो गया, लोड अगर घट गया आधा हो गया तो कॉपर लॉस भी आधा हो गया। जबकि आयरन लॉस है, लोड का मान चाहे बढ़ो चाहे घटो, आयरन लॉस का मान वही रहेगा। इसमें यहाँ पूर्ण भार हानि की बात करते हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, इसके द्वारा आप ये ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें हो जाएगा आपका 250 वाट। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आपके लिए, ITA वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्लास ये है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात की जाती है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, उसमें कौन सी हानि ज्ञात करनी है आपको, कॉपर लॉस, ताम्र हानि। तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। जैसे कि आपका ये ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग निम्नतम वोल्टेज होती है, और इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। ये आपकी सप्लाई यहाँ से संयोजित करते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ से शॉर्ट करके शॉर्ट परीक्षण, जो भी आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर लगा के शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है, जो कि कॉपर लॉस का मान ज्ञात करने के लिए और आयरन लॉस का मान ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। इसमें वाइंडिंग को यहाँ से खुला रखा जाता है। तो पूछ रहा है कॉपर लॉस का मान ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सर्वदिवस दक्षता परीक्षण, ऑप्शन बी लघु पतन परीक्षण, ऑप्शन सी पूर्ण भार परीक्षण, और ऑप्शन डी खुला परिपथ परीक्षण। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ए लघु पतन परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कहना चाह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कहना चाह रहा है, इसमें एक आदर्श या एक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर मैक्सवेल
इंडक्शन सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत इसको बोलते हैं सह प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन या सह प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत भी कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन मतलब स्व प्रेरकत्व सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अन्योन्य प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे? क्वेश्चन नंबर 18 ये कहना चाह रहा है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन के लिए क्या आवश्यक होता है? समान फेज क्रम, समान वोल्टेज, समान ध्रुवता। समान ध्रुवता की आवश्यकता होती है। समान फेज क्रम, समान वोल्टेज, समान फ्रीक्वेंसी और समान ध्रुवता मतलब पोलैरिटी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा बराबर ध्रुवता, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बराबर ध्रुवता, ऑप्शन बी बराबर धारानुपात, ऑप्शन सी बराबर वोल्टानुपात और ऑप्शन डी बराबर केवीए निर्धारण बराबर केवीए सह निर्धारण। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बराबर ध्रुवता समान पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 18 में आपका ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है आपसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कहना चाह रहा है ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है वह उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए आप वो अनंत होता है। क्या होता है आपका? अनंत, इनफिनिट। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह आपका अनंत होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 0, बी 1 किलो ओम, सी 100 किलो ओम और डी अनंत इनफिनिट। तो इसमें डी आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्या कहना चाह रहा आपका? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों देखिएगा आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वह निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 98%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 80%। देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपका उसमें अगर देखा जाता है तो घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, इसलिए इसमें लॉसेस का मान बहुत कम होता है। कॉपर और आयरन लॉस का मान ही होता है, मैकेनिकल लॉस उसमें नहीं होता है, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मर की दक्षता उच्चतम होती है। यह एक स्थितिक युक्ति होने के कारण इस ट्रांसफॉर्मर एक स्थितिक युक्ति है, इसलिए इसकी जो दक्षता होती है वह उच्चतम होती है। लगभग आपका 90 से 95% या 95 से 98%। तो आदर्श की बात आती है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात आती है, आइडियल की बात आती है तो यहाँ पे 98% से अधिक होनी चाहिए। अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर है तो 98% से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जगह आपका ऑप्शन है बी 98% से अधिक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही। और एक छोटा सा क्यूज, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना एक नया अलग इतिहास पैदा कर, अपना एक नया अलग इतिहास पैदा कर। मांगने से क्या मिलता है मेरे दोस्तों? अपना खुद का नया एक अलग इतिहास पैदा कर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।